आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। चौतरफा मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। जो सबसे अपने कागज मांगते थे, अब वो कह रहे हैं हम अपने कागज नहीं दिखाएंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर अब नया पर्दाफाश जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। आपको ये पता ही है कि ये विवाद जो है लगभग 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। अमित शाह ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था प्रधानमंत्री की डिग्री को दिल्ली यूनिवर्सिटी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। और उसके बाद से ही लगातार उनकी डिग्री को फिजिकल देखने के लिए बार बार कई तरह की बातें सामने रखी गई। फिर एक आरटीआई दाखिल की गई और आरटीआई में प्रधानमंत्री की जो डिग्री है उसको लेकर सवाल किया गया और उसको सार्वजनिक करने की मांग की गई। अब मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी की ग्रेजुएशन से जुड़ी जो जानकारी है, अब उसका कभी पर्दाफाश नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी के इस आदेश को रद्द कर दिया है। आरटीआई लगाई गई थी और आरटीआई में ये मांग की गई थी कि डिग्री जो है वो दिखाई जाए। और ऐसे में मैं आपको ये बता दूं कि ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, उनके आदेश के अनुसार पीएम मोदी के शैक्षणिक रिकॉर्ड और डिग्री का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग के जो आदेश है उसको रद्द कर दिया है। तो अब आपको प्रधानमंत्री की डिग्री जो है वो कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि आरटीआई याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीएम की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था, जिस पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। सवाल ये उठ रहा है कि आपसे, मुझसे या किसी से भी कोई डिग्री आपकी देखना कोई चाहे, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, अगर आपसे आपकी कोई डिग्री मांगे तो क्या बताइए आपको कोई एतराज होगा? नहीं होगा ना। आप तो फौरन अपनी डिग्री दिखा देंगे। अगर आपके पास वो आपकी डिग्री होगी, असली होगी, सही होगी, सच्ची होगी, तो आप उसे फौरन दिखा देंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आखिर अपनी डिग्री के बारे में ऐसा क्या छिपा रहे हैं जो देश को नहीं पता चलना चाहिए? बराबरी तो वो नेहरू और गांधी और उससे भी पता नहीं आगे की करते हैं, और ये बताने की कोशिश की जाती है। कोशिश क्या, पूरा का पूरा उनके आसपास यही आडंबर गढ़ा जाता है कि उनसे पहले इतना महान न कभी कोई प्रधानमंत्री हुआ, इतना एजुकेटेड या फिर इतना इंटेलिजेंट प्रधानमंत्री इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह की बातें उनके भक्त मंडली करती हुई नजर आती है और मीडिया उनका साथ देता है। अब आप ये देखिए कि कैसे ये जो डिग्री की हम बात कर रहे हैं कि अब ये डिग्री जो है, कम से कम अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया जाता है तो बात अलग है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। आप कभी प्रधानमंत्री की डिग्री को नहीं देख पाएंगे। अब इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शंस जो हैं वो पूरे सोशल मीडिया पर अब देखने के लिए मिल रहे हैं। दूसरी खबर है जगदीप धनखड़ से जुड़ी हुई। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा था कि ये जो चुनाव हो रहा है वाइस प्रेसिडेंट का, ये अचानक क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि जगदीप धनखड़ जो है वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह से ये चुनाव कराना पड़ रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी ने पूछा था कि आखिर जगदीप धनखड़ हैं कहाँ? वो अचानक कहाँ गायब हो गए? उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये तरह तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पर इसको लेकर तैरने लगी। ये कहा गया कि एक देश में, अगर टिकैत ने ये बोला कि अगर एक देश में वाइस प्रेसिडेंट गायब हो जाए तो चुनाव की वोटों की चोरी तो इसके आगे बहुत छोटी सी बात है। अब उसको लेकर एक इंटरव्यू में अमित शाह से सवाल पूछा गया। अमित शाह ने कहा कि ये जरूरत से ज्यादा इस बात को तूल दिया जा रहा है। उनके कुछ निजी स्वास्थ्य कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जब तक वो पद पर रहे उन्होंने अच्छा काम किया, संवैधानिक पद पर थे और उसी पर उन्होंने काम किया, ये कहकर उन्होंने बात को टाल दिया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसको लेकर अब रहस्य और ज्यादा गहरा गया है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उस पर किसी तरह की कोई सफाई उन्होंने नहीं दी है। अगर मान लिया कि उनका स्वास्थ्य अगर गड़बड़ था तो ये बताया जाए कि आखिर किस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, क्या उनको बीमारी थी, आखिर जगदीप धनखड़ गायब कहाँ हो गए हैं? इसको लेकर अब जयराम रमेश ने
एक ट्वीट किया है। जयराम रमेश लिख रहे हैं कि श्री जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 की रात अचानक और अप्रत्याशित रूप से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक अभूतपूर्व घटना थी। एक दिन बाद प्रधानमंत्री ने सिर्फ उन्हें अच्छी सेहत की शुभकामनाएं दे दी। आज गृह मंत्री ने इस पर और भी कुछ कहने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने रहस्य को और गहरा कर दिया है। तो उनका कहना है कि जो जिस तरह से बयान दिया है अमित शाह ने, उससे जो रहस्य है कि जगदीप धनखड़ कहाँ है, कहाँ अचानक चले गए, जमीन खा गई, आसमान निगल गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इससे रहस्य जो है वो और ज्यादा गहरा गया है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर, दृढ़ और उत्साही श्री जगदीप धनखड़ 1 महीने से भी ज्यादा समय से पूरी तरह से गुमनाम क्यों हैं। इस्तीफे का ये पूरा प्रकरण वास्तव में विचित्र है और ये दर्शाता है कि G2 कैसे काम करता है। तो ये एक तरह से कटाक्ष भी किया है और सवाल भी किया है जयराम रमेश ने, और महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने यहाँ पर पूछे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज अमित शाह पूरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं उसके बाद, और खास तौर पर उन्होंने जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन के जो वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं उनको लेकर जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है सुदर्शन रेड्डी पर, उसको लेकर अब 18 जो एक्स जज हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है, उनके एक समूह ने एक चिट्ठी लिखी है और इस पर अपना एतराज जताया है। एक तरह से अमित शाह को उन्होंने धमकी भरे अल्फाज में कहा है, इसको दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया है और ये कहा है उन्होंने कि ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या से न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। अमित शाह की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने करार देते हुए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो है उन्होंने इन बातों को अपने रखा है और ये कहा है कि सलवा जुडूम मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करने वाला गृह मंत्री का ये बयान जो है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उनको नक्सल का सपोर्टर एक तरह से उनको ये बताया गया था और ये कहा था कि जो फैसला उन्होंने दिया था सल्वा जुडूम को लेकर, उसने कहीं ना कहीं नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है, ये कहा गया था अमित शाह की तरफ से। और अब इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है 18 जजों ने। तो आप ये देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और इस यात्रा में हुजूम जुड़ रहा है, आग की तरह वो फैल रही है। अब प्रियंका गांधी उसमें जुड़ने जा रही हैं, अखिलेश यादव उसमें जुड़ रहे हैं, बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी भी उसमें जुड़ सकती हैं। एमके स्टालिन से लेकर और तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो एक एक दिन करके वो राहुल गांधी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी बाइक की सवारी करते हैं तो पूरा का पूरा राइट विंग जो है बौखला जाता है और फिर मोदी जी की अलग अलग तरह की फोटोज जो है वो जारी करने लगता है। तो आप बेचैनी बेकरारी को आप ये समझिए कि नैरेटिव की ये जंग जो है, वैचारिक ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, इसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी की कही गई किसी भी बात का कोई उस तरह से असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि आप ये देखिए कि तरह तरह के हटकंडे हेडलाइंस मैनेजमेंट करने के अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वो सब भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने जो बिल पेश किया था उस पर भी इन्होंने इंटरव्यू में बात की है और अब वो अपने आप को भ्रष्टाचार के अलंबरदार के रूप में पेश करना चाहते हैं कि देखिए हम तो कैसे दूध के धुले हैं, तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में रख के और उसके बाद उनको अलग अलग पोस्ट से नवाज कर अब ये बताने की कोशिश की जा रही है, हास्यास्पद ही है कि देखिए हम भ्रष्टाचार के कितने लंबरदार हैं। और ये चोरों की जोड़ी है जो दरअसल बिहार में वोट चोरी की बात कर रही है। तो ये सारा नैरेटिव जो है गढ़ा जा रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, बल्कि नर्वसनेस कहीं ना कहीं पूरे तौर पर खुद भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह की दिखाता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। फिलहाल मेरे साथ अरुण दीक्षित जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। कुछ और खास मेहमान जल्द ही कार्यक्रम में जुड़ेंगे। अरुण जी, सबसे पहले सवाल मेरा डिग्री को लेकर कि ओंकारेश्वर जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। ओंकारेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अरुण जी, सवाल मेरा यह है कि आखिर डिग्री में ऐसा कौन सा राज है
जो नहीं दिखाया जा रहा है। सबसे कागज मांगते हैं, अपने कागज नहीं दिखा रहे। यही सबसे बड़ी समस्या है। नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपना चोला बदलते हैं, वो अपने कपड़े बदलते हैं, वो अपनी टोपी और कपड़े बदलते हैं, सब चीजें बदलते हैं, लेकिन अपनी आदत नहीं बदलते, झूठ बोलने की आदत और झूठ को छुपाने की आदत। भाई अगर आपने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है तो दिखा दीजिए, उसमें क्या जाता है। हम सबने डिग्रियां ली हैं और बाकायदा इज्जत के साथ हम लोगों को डिग्रियां दी जाती थी। पहले बड़ा कार्यक्रम होता था, कन्वोकेशन सेरेमनी में सब जाते थे। कोई एक फोटो होगी, मान लीजिए डिग्री नहीं दिखा सकते हैं तो वाइस चांसलर के साथ डिग्री देते हुए फोटो दिखा दीजिए। ये इसमें शर्माना किस बात का, अगर आप पढ़े लिखे हैं। दरअसल क्या है कि उनको आदत पड़ गई है विक्टिम कार्ड प्ले करने की। जरा सी बात होती है तो खुद को वो बता के कि मैं शिकार हो गया, चाहे जात पूछ ली गई, मेरी माँ को गाली दी गई, मेरे पिता को गाली दी गई, मुझे छोटा कहा गया, मुझे 2-2 किलो गालियां दी गई, इस तरह की चीजें जो कहा गया कि कहते थे ना मैं तो 3 किलो गाली तो नाश्ते में खाता हूँ। तो भाई अगर आप पढ़े लिखे हैं, इसमें देश से छुपाना क्या है, पर पता नहीं क्या है नरेंद्र मोदी जी को कोई भी बात। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि सच बोलना और सच दिखाना, सच से उनका कोई वास्ता कभी रहा नहीं है। अगर आप उनके शुरुआत से देखें कितने किस्से आए हैं। बचपन में मगरमच्छ पकड़ लाए थे तो भाई किसी ने नहीं देखा। और तो और कि स्टेशन पे चाय बेचा था तो बुशरा जी वो स्टेशन था ही नहीं जब मोदी जी चाय बेच रहे थे। स्टेशन रेलवे कहता कि स्टेशन नहीं था और मोदी जी चाय बेच रहे थे। वो कहते हैं कि मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, दूसरे भाई कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये जो है दरअसल खुद को ये बताने के लिए कि मैं बहुत कमजोर गरीब घर से आया, लेकिन वो जब ये चीज भूल जाते हैं, जब वो ये कहते हैं कि मेरे पास कलर कैमरा तब था जब इंडिया में नहीं आया, वो ईमेल तब करते थे जब भारत में था नहीं। तो कितने झूठ बोल रहे हैं। और अब देश के लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये जोड़ी G2 की, जिसको जयराम रमेश G2 कहते हैं, मैं कहता हूं ये गुजरातियों की जो जोड़ी है, सिवाय झूठ से कोई वास्ता नहीं है इनका। और डर किस बात का भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हो, डंके की चोट पे सब बातें जोर जोर से बोलते हो, लेकिन जब चीन की बात आती है तो आपको डर लग जाता है, जब ट्रंप का नाम लेना हो तब आपको डर लग जाता है। और तो और 12 साल के शासन के बाद कमोवेश अभी भी आपको बिहार में घुसपैठियों से डर लग रहा है, ये बताते हुए कि भाई अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो इस देश में सीमाओं की सुरक्षा, होमलैंड सिक्योरिटी केंद्र सरकार के पास है, उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है। हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, नेपाल के लिए एसएसबी है, म्यांमार के लिए असम राइफल्स है, बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए बीएसएफ है। इनका मुखिया कौन है? अमित शाह मुखिया है। ऐसे ही बांग्ला उसमें जम्मू कश्मीर में इंटरनल सिक्योरिटी में कौन मदद कर रहा है? सीआरपी मदद कर रही है, उसके मुखिया कौन है? और अमित शाह है। अब तो जब से उसका राज्य का दर्जा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, उस समय से तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में लॉ एंड ऑर्डर है। उसके बाद जी। कभी भी आप याद करिए पहलगाम के हमले पर यह मुद्दा प्रियंका गांधी ने संसद में उठाया था कि आप गृह मंत्री क्या कर रहे थे। कायदे से अगर जिम्मेदारी है तो गृह मंत्री की है, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला। अब बिहार में आप 12 साल बात कर रहे हैं, 12 साल से आपका शासन, आप सरकार चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं क्या? अरुण जी सवाल ये भी है, अरुण जी सवाल ये भी है कि जगदीप धनखड़ को लेकर जिस तरह पहली बार अमित शाह ने कुछ बोला है और लग रहा था कि शायद खामोश रहते तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि बोलकर उन्होंने रहस्य को और गहरा दिया है। अभी आप होम मिनिस्टर हैं, आपको ये नहीं पता है कि वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है, अगर उनका स्वास्थ्य का आप हवाला दे रहे हैं तो किस हॉस्पिटल में वो एडमिट है। जाहिर सी बात है अगर उन्हें वाइस प्रेसिडेंट पद के से इस्तीफा दिया है तो बहुत सीरियस होगी ना उनकी सेहत की हालत, तभी तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। तो आप उसको बता नहीं रहे, इसका मतलब ये पूरा की पूरी काली, मतलब दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और यही वजह है कि ये कहा गया कि जब टिकैत ने बोला कि जहां वाइस प्रेसिडेंट गायब हो जाएं वहां पर वोट चोरी तो बहुत छोटा मामला है। कितना गंभीर आप इसको देख रहे हैं? फिर ओमकारेश्वर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये सवाल मुझसे है ना, जी 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 जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति संसद चला रहा था, सदन में था, दिन भर वो सदन में थे,
अचानक शाम होते होते उनको इतनी तबीयत खराब हो गई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये झूठ बोलना इन लोगों की जो आदत है। आप देखिए, सतपाल मलिक मृत्युशैया पर थे, अस्पताल के भीतर थे, उनके ऊपर इन्होंने उन्होंने जो मामले उठाए थे उसके लिए इन्होंने क्या किया कि उनकी उनकी जांच करने जब वो अस्पताल में मौत से संघर्ष कर रहे हैं, एजेंसियां, जांच एजेंसियां उनके घर पहुंची, अस्पताल तक पहुंची। धनखड़ साहब को अचानक एकदम उनका मुंह बंद हुआ। सब पूछ रहे हैं लेकिन एक बार भी नहीं। और एक और इनकी आदत है, जब आप इनसे सवाल, सीधा सवाल पूछ लें, अमित शाह की आदत, अमित शाह से कुछ सवाल पूछे गए थे, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आमना सामना हुआ, तो जब सवाल आए तो वो उसका जवाब नहीं देते। जब हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर सवाल पूछा गया था कि भाई क्या उनके ऊपर लगे आरोप खत्म हो गए क्या, तो बोलते नहीं भैया, ऐसा सवाल नहीं पूछते, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। तो दूध पीते बच्चे की तरह हरकत करते हैं। दरअसल क्या है कि इन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इतनी ज्यादा, पार्टी के भीतर इनसे कोई सवाल नहीं पूछता, इनके ऊपर संघ जो होता था उसकी ये सुन नहीं रहे हैं। तो अब इन दो लोगों की, नहीं तो जस्टिस लोया का मामला तक कोई नहीं भूला है, हरेंद्र पंड्या का परिवार लगातार आरोप लगाता रहा, आज भी उनकी पत्नी आरोप लगाती है, और तो और वो अफसर जो जेल में बंद किए गए गुजरात में, वो भी कुछ बोलते रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये कि आज हमारा जो देश का मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कह रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं दिखता, सिवाय ये दो लोग जहां खड़े हैं वहीं आसपास खबरें होंगी। प्रधानमंत्री खाली सड़क पे गुमछा घुमा रहे हैं या सुरंग के अंदर हाथ हिला रहे हैं, वो मीडिया पूरा ताकत से दिखाएगा। लेकिन राहुल गांधी 300 सांसदों के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहे हैं, वो नहीं दिखाएगा। इसके लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सबसे बड़ी चीज है कि जी आज देश पूछ रहा है तो उन्हें जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि आप देश के गृह मंत्री कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ हैं, किस हाल में हैं। उनको बिल्कुल आपने किनारे कर दिया, बिल्कुल लेकिन महत्वपूर्ण बताइए। आपने जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अगर गृह मंत्री देश के नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा कि आखिर जगदीप धनखड़ जो हैं वो रहस्यमय तरीके से कहाँ गायब हो गए हैं। उनको तो आके इस पर पूरी बात रखनी चाहिए थी। पहले प्रधानमंत्री खानापूर्ति के लिए एक ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद अमित शाह जो है वो इस तरह का बयान दे देते हैं। तमाम समाज जो है और तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि देश के वाइस प्रेसिडेंट थे वो, उनके साथ बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो गायब है, ये चिंता का विषय जरूर होना चाहिए देश के लिए। ओंकारेश्वर जी, आपके पास मैं आऊंगी कि सबसे पहले आपसे सवाल कि जो डिग्री है, आखिर उसमें ऐसे क्या राज छुपे हैं प्रधानमंत्री की, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, कि वो सामने नहीं लाना चाहते हैं। अब कोर्ट से ये फैसला आ रहा है, आरटीआई के जरिए ये कम से कम ये पर्दाफाश होता, मोदी जी की डिग्री हमें देखने के लिए मिलती, हम लोग भी धन्य हो जाते, देखकर हमें भी पता चलता कि हमारे प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। देखिए, ये कोई चॉइस नहीं है। हाईकोर्ट ने भले ही इसको कह दिया है कि दिखाना आवश्यक नहीं है, अगर दिखाना आवश्यक नहीं है तो जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 का है उसके तहत तो ये बिल्कुल आवश्यक है। आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपकी संपत्ति, संपत्ति तक का, उसमें आपके खिलाफ केसेस क्या हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी सारी चीजें उसमें बाकायदा फॉर्म 26 में न सिर्फ भरनी है बल्कि उसको अपलोड करना है ताकि उसको कोई भी देख सके। अब ये हाईकोर्ट ने कहा है तो जाहिर है अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर वहां इस पे बात उठेगी और होगा। और सवाल ये है कि आप शक क्यों पैदा कर रहे हैं? आपने कहा है कि मैंने ग्रेजुएशन किया इस साल में और इस साल में हमने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए कर लिया है, तो देश को खुशी है ना, अगर आप पीएचडी कर लेंगे तो और भी खुशी हो जाएगी। तो एमए की डिग्री दिखा देनी चाहिए, पहले की भी डिग्रियां दिखा देनी चाहिए। दिक्कत क्या है, अगर वो डिग्रियां आपके हिसाब से यूं ही बनाई गई हैं तब तो दिक्कत होगी। अगर इस देश में फर्जी डिग्री का भी खेल होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो फर्जी डिग्री बनवा लेते हैं और नौकरियां भी पा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि डिग्री फर्जी थी। आपकी तो गलत नहीं हो सकती, मुझे यकीन है। आपकी तो न डिग्री गलत होगी, न डेट ऑफ बर्थ गलत होगा, न वहां चाय बेचने का वो सिलसिला गलत होगा, लेकिन देश जानना चाहता है कि वो क्या है फैक्ट। मजा भी आएगा ना, आप इतना वैश्विक विजन रखते हैं, विश्व गुरु की डिग्री छुपाई जाए
और लोग नोबेल प्राइज की बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट करना चाहिए, तो क्या है वहां भी डिग्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? देश विदेश के दुनिया भर के जो भी लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, उनका पूरा पूरा बायोडाटा और सब कुछ जो है वो पब्लिक डोमेन में रहता है। तो ये एक ऐसा विषय है कि लोगों की उत्सुकता है, और जितना ज्यादा छुपाया जाता है उसको लेके फिर संदेह और जो है गहरा होता जाता है कि भाई राज क्या है। क्यों हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं दिखाना चाहिए किसी का, और क्यों, कहना क्यों चाहिए? इसकी ये तो सवाल है ना, ये सवाल बनता है। इसलिए मुझे लगता है कि बजाय छुपाने के उसको पब्लिक करना पब्लिक के हित में है, देश के हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में है। इसको छुपाना नहीं चाहिए, ये मामला और आगे बढ़ेगा मुझे लगता है। जी, जी। आपका और दूसरा धनखड़ जी को सवाल लेकर था। आपका, जी अरुण जी, जी मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को अपनी निजी जिंदगी में सब कुछ छुपाने की आदत है। आपको याद होगा कि इन्होंने पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तब ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। उन्होंने पूरा का पूरा मामला ही गोल कर दिया था, अविवाहित या विवाहित का कॉलम ही छोड़ दिया था। तो जो अपनी निजी जिंदगी में अपनी पत्नी का नाम बताना तो छोड़, ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने शादी की थी। तो अब डिग्री तो बहुत छोटी चीज है, जो अपनी जीवन संगिनी को का नाम भी जिक्र नहीं किया कि शादी की। शादी छोड़ के भाग गए अलग बात है, लेकिन कम से कम ये तो कहते कि हाँ शादी हुई थी। तब इससे आगे क्या उम्मीद करेंगे आप उनसे? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात नहीं, है कि अरुण जी आखिर जो कौन से बातें ऐसे कह राज। रहे हैं वो आधारहीन बातें नहीं है। जो अरुण जी बातें कह रहे हैं, ये बातें पब्लिक डोमेन में है, सबको मालूम है, सभी चर्चा करते हैं। परिवार के विषय पे हम फिर भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि सबका अपना पारिवारिक, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन डिग्रियां पारिवारिक नहीं है, उसमें कोई सेक्रेसी नहीं है। आपकी डिग्री पब्लिक है, आपका, आपकी योग्यता, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके केसेस, आप ही तो ट्रांसपेरेंसी के तहत, आप मतलब सारे पॉलिटिकल क्लास ने इसको करवाया है। और तो देखिए तमाम उस पे पार्लियामेंट की साइट्स पे भी ये रहता है। ये बहुत जरूरी है। ये जो अभी सवाल उठ रहे हैं, और मैं बुशरा जी उस विषय पे भी आऊंगा, धनखड़ धनखड़ वाले विषय पे बहुत सारी बातें हैं। क्यों देश एक ऐसे वाइस प्रेसिडेंट, चाहे उनको आप पसंद करते हो ना पसंद करते हो, लेकिन उनका वेयर अबाउट तो तमाम लोग पूछ चुके। अब तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूछ चुके हैं। भाई, विपक्ष के नेता देश के आधे से ज्यादा बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उस हैसियत से वो तो देश जानना चाहता है। कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता जो केंद्र से रह चुके हैं, सवाल चुके, अखिलेश यादव पूछ चुके, और कई तमाम लोग, किसान नेताओं ने पूछा है उनके बारे में। तो क्यों नहीं देश को मालूम होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर सरकार के महत्वपूर्ण पर दूसरे नंबर के पद पर था, वो व्यक्ति किस हालत में है, बीमार है, कहाँ भर्ती है, क्या वो है, ये तो बताना ही चाहिए। ये उत्सुकता भी है पूरे देश को, और ये इस ट्रांसपेरेंसी से भारतीय लोकतंत्र मजबूत होता है कि भाई हमारे यहाँ लोगों की केयर की जाती है, डिसेंट वॉइसेस की भी केयर की जाती है। ये भी होता है। भाई सुब्रमण्यम स्वामी आपके खिलाफ रोज बोलते हैं, तो क्या मतलब इसका वो या उनके बारे में पता नहीं चलेगा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक विषय है। और दूसरा जो कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने रेज किया है कि भाई जो अमित शाह के स्टेटमेंट पे जजेस का मामला है, उस पर आप आगे आएंगे तो मैं बात करूंगा कि ये जुडिशियरी वर्सेस जो पार्लियामेंट या पॉलिटिक्स हो रहा है, लेजिस्लेचर हो रहा है, ये एक गंभीर सवाल है। इस पे मैं आगे बात करूंगा, आप करें तो। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी और मैं यही सवाल अरुण जी से मैं पूछना चाहती थी, फिर उसी का उसका जवाब आपसे भी मिलूंगी। बुशरा जी, मैं ये कह रहा था, पांडे जी से पूरी तरह सहमत होते मैं ये कहूंगा कि जब हम शादी करने जाते हैं तो पूरे इलाके को बुला के बड़े धूमधाम से जाते हैं और दुनिया को काट बांट के बताते हैं कि हमारी शादी है, ये हमारी पत्नी है, ये रिश्तेदार होने वाले हैं। ये पत्नी का नाम क्या, शादी का जिक्र नहीं किया इन्होंने। मतलब इतना छुपा रहे हैं पांडे जी। ये तो शादी जैसी चीज छुपाना अपने आप में ये पारिवारिक नहीं हो सकता, लेकिन इनकी आदत है, जो चीजें इन्हें सूट नहीं करती वो सब छुपा देते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये सच से बचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात अरुण है। जी, वो आपने देखा सवाल रेज किया है तो मैं एक लाइन ऐड कर दूं, बुशरा जी आगे जी जी बढ़िएगा।
मैं इस विषय पे प्लीज आना नहीं प्लीज। चाहता क्योंकि पूरी दुनिया और देश समझ चुका है कि ये क्या करते हैं। आप अगर युद्ध में लड़ने जाएंगे उसमें भी छुप छुपा के चीजें होंगी और बैक चैनल से इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन आएगा। आप डिप्लोमेसी करेंगे उसमें भी छुप छुपा के चीजें होंगी और इधर भी कुछ करेंगे इधर भी कुछ करेंगे और दोनों को मालूम होगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये सारा तौर तरीका जो नॉन ट्रांसपेरेंट तरीका है वो आपको एक बेहतर लीडर नहीं बनाता, एक ट्रस्ट वर्दी लीडर देश में और दुनिया में नहीं बना। इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया के लोग अलग हो गए क्योंकि सबको समझ में आ गया कि भाई हमारी पर्सनालिटी में कभी ट्रंप को उनका आप कहेंगे वर्बेटिम ये था। एक प्राइम मिनिस्टर को तो मालूम होता है ना हम कौन सा स्टेटमेंट कहाँ कर रहे हैं। उसी तरह फिर आप यूक्रेन अभी अभी कुतुब मीनार पे जो आपने इसका यूक्रेन का झंडा उस पे लहराया उस क्या, आज पूरी दुनिया में ये सवाल उठ रहा है कि हम अचानक क्या क्या करते हैं, इसके क्या रिपरकशंस होते हैं। इसलिए मैं नहीं जाना चाहता अरुण जी, ये बहुत सारे सवाल हैं, ये सोच समझ के किए जाने वाले और कुछ भी छुपाने से छुपता नहीं है। छुपाने की मजबूरी क्या है? क्या छुप जा उसको बता देने से नौकरी जाने का खतरा है क्या? कोई ऐसी चीज तो है नहीं। इसलिए बताया जाना चाहिए और बाकी चीजों में भी एक मैच्योर पॉलिटिक्स देश के अंदर भाई एक समय आएगा जो सारी चीजों की स्क्रूटनी होगी और हो रही है, जबरदस्त हो रही है। चुनाव आयोग छुप रहा है कि हम डाटा नहीं दिखाएंगे, गजब हाल है भाई। आपको बताने के लिए रखा गया, ट्रांसपेरेंसी का जमाना है। आप डाटा नहीं बताएंगे और एक मंत्री उठ के बताएंगे कि 6 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में ऐसे हो गया। फिर आप कहते हैं कि साहब इसमें डाटा देखने में आपको टाइम लग जाएगा। फिर आप कहते हैं कि उसपे बहनों और माताओं भी की बहनें और माताएं हैं, कहिए तो उनसे भी कहवाया जाए कि भाई वो चाहते हैं अपना डाटा दिखाना। ये सब बेकार की बातें हैं। लोकतंत्र में उसका पहला जो मेजर वो है कि आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, जनता के प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है। जी, आगे आप चर्चा जी करें। बिल्कुल। बिल्कुल जाहिर सी बात है और ट्रांसपेरेंसी वैसे भी डेमोक्रेसी की पहली शर्त ही ट्रांसपेरेंसी है कि जनता और सरकार के बीच में किसी तरह की कोई पर्देदारी ना हो। ये पहली शर्त है डेमोक्रेसी की और इस सरकार में हर चीज की पर्देदारी है। कागज नहीं दिखाएंगे, डेटा नहीं बताएंगे और सब पर अलग अलग तरह के जो है वो इल्जामात लगाएंगे और अपने आप को दूध का धुला हुआ बताएंगे। मैं अरुण जी ये जानना चाहती हूँ कि जो सवाल जो उठाए गए हैं सुदर्शन रेड्डी को लेकर, क्या ये अमित शाह की नर्वसनेस को नहीं दिखाते हैं? भाई आपके आपके पास तो नंबर गेम है ना, आपको ये लगता है राज्यसभा में लोकसभा में आपके पास नंबर गेम है और आप अपना वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुनवा लेंगे। अब आपको अचानक ये लग रहा है कि शायद अंदर खाने कुछ ऐसी बातें इंडिया गठबंधन की जो आपके साथ अलाए हैं उनसे चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको ऐसा कंपटीशन देखने के लिए मिले, ऐसा मुकाबला देखने के लिए मिले जहां हो सकता है आप हार भी जाएं। तो आप इस तरह के इल्जाम जो है उन पर लगा रहे हैं और जैसा ओंकारेश्वर जी ने कहा कि ये कहीं ना कहीं जुडिशरी वर्सेस सरकार होता हुआ नजर आ रहा है और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है। ये इससे ज्यादा खतरनाक बात और क्या हो सकती है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए? दूसरा जी, हम आपको थोड़ा इसी महीने की 12 तारीख को जो दिल्ली में हुआ था उसकी तरफ ले चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी के ही 2 नेता आमने सामने थे। राजीव प्रताप रूडी जो सांसद हैं सारण के और राजीव संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से हारे हुए हैं। मुजफ्फरनगर से हारे हुए बालियान को उतारा था अमित शाह ने, उनके लिए प्रचार किया था निशिकांत दुबे ने और कितनी सारी बातें हुई थी। पांडे जी बताएंगे, आप भी दिल्ली में हैं। एक कॉलेज यूनियन की तरह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हो गया था। ऐसा प्रचार हुआ, किस तरह के बयान दिए गए कि भ्रष्टाचार दलालों का अड्डा बन गया है, उसे साफ करना है। लेकिन हुआ क्या, उस चुनाव में राजीव प्रताप रूडी जो है 392 वोट पाके 102 वोट से जीत गए थे। और वो किसकी हार थी? वो अमित शाह की पहली हार थी। दिल्ली आने के बाद दिल्ली में पहली हार हुई है। उस हार ने इनको इस कदर डरा दिया है और वो आंकड़ा जो अभी हमको वाइस प्रेसिडेंट के लिए चाहिए, इन किसी भी जीतने वाले को उसको 392 वोट चाहिए, 392 वोट चाहिए। रूडी को 392 वोट ही मिले थे। अब वहां पर इनका जो जो डर है, पहले जो दहशत थी वो खत्म हो गई है। पहली बार अमित शाह को सीधी चुनौती पार्टी के भीतर मिली। तो जो सहयोगी हैं उनको छोड़ भी दें तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के भीतर
भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पुराने और प्रतिष्ठापित लोगों को किनारे किया है। बहुत सारे लोग 75 साल की उम्र के आंकड़े में घर बैठाए गए, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं कुछ नाम लूं, आप दोनों जानते होंगे, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे राजीव रूडी हो, ऐसे बीसियों नेता हैं जिनका कैरियर खत्म कर दिया गया। वो संसद में तो हैं, लेकिन उनकी कोई पूछ परख नहीं है, क्योंकि मोदी को ये लगता है कि उनसे ज्यादा ज्ञानी है, ऐसा सब समझ रहे हैं। वो किस पर भरोसा कर रहे हैं? वो भरोसा कर रहे हैं नौकरशाहों पर, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, हरदीप पुरी हो या एस जयशंकर हो। अब बताइए, एक नौकरशाह को विदेश मंत्री बना के आपने पूरी दुनिया में घुमाया, आज हालत क्या है? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल तक आंखें दिखा रहे हैं। कहां गई हमारी विदेश नीति? बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। आप कहने को माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करके दिया है? तो जो बात है, दरअसल अमित शाह को पहली बार ये डर लगा है कि हम हारे, सबने देखा, और ये हार बहुत बड़ी हार थी। हालांकि इसे उस तरह से गोदी मीडिया ने प्रचारित नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पे ये मुद्दा था कि भाई आपने पूरा प्रचार किया, आप वोट डालने गए, आप पूरी नड्डा और शाह साहब साथ गए, लेकिन हार हुई। अब वही स्थिति यहाँ बन रही है। देखिए, नायडू और नीतीश क्या करेंगे वो बात की बात है। अब किस तरह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को विवादित बनाया जाए, एक बड़ा फर्क है। राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी जी में जमीन आसमान का फर्क है। राधाकृष्णन साहब एक कारोबारी हैं, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, लेकिन वो संघ की पसंद नहीं है। वो संघ को खुश करने के लिए संघ की आड़ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह लाए। जहां तक सुदर्शन रेड्डी साहब का सवाल है, वो विधि विशेषज्ञ हैं, संविधान के ज्ञाता हैं और निर्विवाद व्यक्ति रहे। सड़वा जुलूम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहते हुए मैंने देखा है कितनी हिंसा तब हो रही थी। उसको जिस तरह से आपस में लड़ पड़े थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करके, मेरा मानना है निजी तौर पर कि बहुत अच्छा काम किया था। आज जब इन्होंने ये सवाल उठाया है, तो रेड्डी साहब ने कहा है कि 40 पन्ने का वो जजमेंट अगर पढ़ लेते, क्योंकि बहुत संतुलित बयान किया है, क्योंकि बहुत संवेदनशील और वरिष्ठ अनुभवी जज हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी दल से नहीं बोल, लेकिन चूंकि मैं वोट देता हूं तो मैं राजनीति में तो हूं, और अगर ये पढ़ लेते तो उसके बाद बयान देते तो अच्छा रहता। और यही वजह है, इनका क्या काम है, किसी को भी लांछित कर देना। आप पिछले 14 से लेके अब तक देखिए, गांधी परिवार पर किस तरह के लांछन नहीं लगाए, और किसी को मत याद करिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को याद करिए, अमित शाह को भी छोड़ दीजिए। दीदी ओ दीदी, ममता जी के लिए जब बात करते हैं, सोनिया गांधी के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, और अभी थोड़े दिन पहले ही संसद के अंदर छिछोरापन शब्द। तो इन दोनों लोगों की आदत है कि जो सामने है उसको देखिए, गाली नहीं दे सकते, लेकिन गाली जैसी ही बातें करते हैं। अब अगर उनको आप नक्सलवादी कह रहे हैं, नक्सल सोच का, तो क्या वामपंथी सोच क्या बुरी है? क्या वामपंथी होना बुरा है क्या? इस देश में अभी तक बहुत बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट है, अपनी अपनी सोच है। अगर आप दक्षिणपंथी हैं और वो वामपंथी हैं, तो इसमें क्या बुराई है? जो लोग उनका साथ देंगे वो उनका साथ देंगे, जो आपके साथ है। ये लांछन तो किसी ने नहीं लगाया कि आरएसएस से जुड़े हुए, और आरएसएस क्या कर रही है, अभी तक राधाकृष्णन साहब पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। तो आप उनको ये कह के क्यों कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं कि सुदर्शन रेड्डी वामपंथी विचारधारा के हैं? अगर वो वामपंथी विचारधारा के हैं तो आप दक्षिणपंथी लाए हैं, इसमें फिर क्या, बराबर पे है मामला। लेकिन ऐसा है नहीं। इनको सभी वो संस्थाएं जिन पर हम लोग, जिनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे, जिनका सम्मान था, उनको लांछित करने, उनको कटघरे में लाने का काम इन दोनों गुजराती भाइयों ने किया है, और ये हम आप देख रहे हैं। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। हार का डर सबसे पहले, क्योंकि एक हार हुई है और वही आंकड़ा है 392 का। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो बिहार में चल रहा है, आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ। पांडे जी भी बड़े अनुभवी हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ संसद में आज बिहार की गली गली में है। और जब ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था, जैसा कि पांडे जी अभी कह रहे हैं, क्या हम आपकी बहू बेटियों का वीडियो उजागर कर दें? भाई, चुनाव आयोग के पास क्या वीडियो है? आपके चेहरे ही तो हैं, कौन से वीडियो हैं? इस तरह की घटिया बात करते हुए ज्ञानेश कुमार को शर्म नहीं आई, लेकिन उन्हें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो बनाए इसलिए गए हैं। इससे पहले राजीव कुमार थे। मैं आपको बताता हूं कि कैसे चुनाव आयोग काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव
एक्सटेंशन पर थे। और चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि कोई भी अफसर जो एक्सटेंशन पे या रीएम्प्लॉयमेंट पे है उसको चुनाव ड्यूटी से दूर रखा जाएगा। राजीव कुमार जी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे पूछा गया कि आपका जो लेटर है उसकी तो यही उसको उसका वो हो रहा है कि उसको माना नहीं जा रहा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी और उठ के चले गए, जवाब ही नहीं दिया। तो चुनाव आयोग उस दिन पिछले संडे को जब देखा था कि ऐसा लग रहा था कि इतवार का दिन राहुल गांधी को रोकने के लिए मोदी जी रोड शो कर रहे थे और ज्ञानेश कुमार जी जय हिंद जो बोल के एक तरह से वो भी एक रैली कर रहे थे, रैली में पत्रकार थे। ये अच्छा लगा उस दिन की पत्रकारों ने सवाल पूछे। दरअसल समस्या अब ये है, कलई उतर गई। कलई एक शब्द हम लोग यूपी में इस्तेमाल करते हैं कि भैया कलई उतरने के बाद बर्तन गंदा हो जाता है, तो कलई उतर गई है। अब ये कुछ भी करेंगे, 9 तारीख तक अभी बड़ा समय है, कोई नई चीज लेके आएंगे। और देखिए कोई छोटा नेता नहीं बोल रहा है, यहाँ निशिकांत दुबे नहीं बोल रहे हैं जैसे उन्होंने महुआ मोइत्रा पे आरोप लगाए थे, यहाँ देश का गृह मंत्री बोल रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी बोलेंगे। इन दोनों लोगों का स्वभाव है झूठ बोलना और झूठ को बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, लगातार बोलते रहना, ये इनकी आदत है। अन्यथा सच बोलने की बात होती या अगर कहीं गंभीर होते तो मैं सिंपल सी बात करता हूं कि चलिए पुलवामा का सच आज तक नहीं आया। पहलगाम कांड के बाद अगर आप लौटे थे सऊदी अरब से तो आप एक बार पहलगाम चले जाते, गए मधुबनी और वहां चुनावी रैली कर ली। तो इनके लिए सिवाय चुनाव, अपना हित, अपनी कुर्सी, इसके आगे कुछ नहीं है। ये किसी की भी इज्जत उतार सकते हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब जो पर्दा था वो पूरी तरीके से हट गया है और ये एक तरह से एक फ्रेज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है उत्तर प्रदेश में भी। वहाँ कहा जाता है कि वो दिन लद गए जब खलील खां जो है वो फाख्ता उड़ाया करते थे। तो वो दिन जो है वो लद गए हैं कि जो बातें आप कहा करते थे उस पर लोगों को यकीन होता था। अब तो हद ये हो गई है कि उनके भक्तों को भी उन पर यकीन नहीं हो रहा है। और इसीलिए आप ये देखिए कि कंपैरिजन किया जा रहा है कि राहुल गांधी को कितने लोगों ने देखा है और नरेंद्र मोदी को कितने लोगों ने देखा है। मैं आज एक वीडियो देख रही थी जिस वीडियो में बस में वो कोई किसी पार्टी की नहीं थी, वो एक नॉर्मल बस थी रोडवेज की जिसमें लोग हैं और वो जो ड्राइवर है उस बस का वो नारा लगा रहा है कि वोट चोर, तो पीछे से आवाज आ रही है गद्दी छोड़। तो ये वोट चोर गद्दी छोड़ अब ऐसा चस्पा हो गया है मोदी जी के साथ कि उसको उन्होंने छुटा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ये चौकीदार वाली बात नहीं है, लोगों ने अब बहुत कुछ देख लिया है। ओंकारेश्वर जी, आपका कमेंट जुडिशरी को लेकर और उसके अलावा जो राजनीति पूरी पलट रही है, जो धुरी जो है पूरी तरीके से घूम गई है और इस पर पूरे मोदी जी भी घूम गए हैं और उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्या तुर्क का इक्का लेकर आए, कौन सी ऐसी बात वो कर दें कि जिससे वो लोग फिर से मोदी मोदी करने लगे। बिहार की रैली फ्लॉप रही पूरी तरीके से, वहां वही वो घिसी पिटी बातें करने लगे, वही एक कैसेट है बार बार चलती है, लोग भी अब उब गए हैं। देखिए, एक तो केंद्रीय गृह मंत्री जो उन्होंने जो बात कही है, अमित शाह जी ने, जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं अपोजिशन के इंडिया अलायंस के, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के बारे में, वो वास्तव में आपत्तिजनक है। क्योंकि किसी भी जज के बारे में सीधे नाम लेके इस तरह का आरोप लगाना और उनके जजमेंट के इतने सालों बाद जब वो आज कैंडिडेट बने हैं, तो ये सीधे सीधे जो है वो अपमानजनक है। और मुझे लगता है कि जो जजेस ने लिखा है वो ठीक लिखा है। इस तरह कभी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये परिपाटी खोलेंगे तो ऐसे बहुत सारे मामले ऐसे होंगे जहां दूसरे लोग भी दूसरे किस्म के आरोप लगाएंगे। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, ये भी कहा कि मैं 2 साल तक जेल में इसलिए रहा क्योंकि एक जज ने हमें 2 साल तक जेल में रखा। उन्होंने जस्टिस आलम का नाम लिया उसमें। ये भी एक तरह से आपको कम्युनलाइज करने की कोशिश है, क्योंकि आप पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ऐसी बात कही है। आप निशिकांत दुबे ने क्या कहा था, पूर्व सीजेआई को लेके उन्होंने उनको धार्मिक बढ़ाने का आरोप लगा दिया था। कैसे भाई, इस तरह की बात आप कर रहे हैं? क्या चीफ जस्टिस या हमारी जुडिशियरी धार्मिक उन्माद बढ़ा रही है? ये सवाल तो लोगों ने कभी नहीं उठाया, जबकि राम मंदिर के फैसले में स्वयं जो है सीजेआई ने ये कहा कि साहब हम भी बड़े असमंजस में थे, दुविधा में थे, और मैंने ईश्वर से पूछा कि क्या करना चाहिए और उनको मिला।
वे ठीक है, उन्होंने अपने कॉन्सेंस को उससे जोड़ के वो किया, लेकिन इसको मास लेवल पे या किसी इस ऐसे लेवल पे कोई फैसले होते हैं। आप जुडिशियल पे यकीन नहीं करेंगे, भी पास करेंगे देश का आपको जो रुकना पड़ रहा है ओंकारेश्वर जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी 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 अगर अभी आ रही है तो कंटिन्यू करो। जी 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 प्लीज कंटिन्यू या तो एक तो बात ये है, दूसरा मसला ये है कि 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक आपने जो प्रस्तुत है हाउस में, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया है, इसको लेके भी देश में बहुत ज्यादा चर्चा है कि भाई आप करना क्या चाहते हैं। शुरू से अभी तक 11 सालों में को कोशिश करने के ही रास्ते ढूंढते हैं, जन कल्याण के रास्ते कम ढूंढते हैं। जीएसटी उसमें ये एक्ट ला दो, डाटा प्राइवेसी एक्ट, इसमें उनका व्हाट्सएप देख लो, उसमें ये कर लो, उनकी प्राइवेसी निजता में घुस जाओ, आप प्लस ले आओ, कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। आप क्या क्या कर रहे हैं महाराज। इनकम टैक्स का एक्ट आप ले आए हैं, उसमें भी आपने प्रोविजन ये डाल दिया है कि सबका ईमेल चेक करेंगे, और उसमें भी ईमेल के जरिए व्हाट्सएप। आप सोचिए, ये बैकडोर से नहीं है तो क्या है कि इनकम टैक्स चेक करने के लिए आप उसके ईमेल और व्हाट्सएप मंगा लेंगे कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो ऐसे कानून, ये 130th जो अमेंडमेंट है, वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये हो नहीं सकता, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो करना होगा। लेकिन इससे आपकी मंशा दिखती है ना कि आप 30 दिन किसी को जेल में डालेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक उसकी सरकार चली जाएगी, उसकी वो चली जाएगी। क्यों जानी चाहिए भाई सरकार? जिन जिन लोगों के बारे में आपका लालू आपने जेल भेजा, तो राबड़ी देवी ने इलेक्ट किया, उनकी पार्टी ने इलेक्ट किया ना। लालू यादव को सिर्फ मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन बाकी को जनता पार्टी ने, उनकी पार्टी ने, जनता ने उनको सरकार में दिया था ना। तो वो तो अपना लीडर बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते भाई? और फिर हेमंत ने अगर अपनी पार्टी के किसी और को बनाया तो क्यों नहीं कर सकते? अरविंद केजरीवाल ने ठीक है कुछ दिन थोड़ा विलंब किया, और उसके बाद आतिशी मरलीना को बनाया। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अगर जेल जाने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, उसको 1 हफ्ते के भीतर चार्ज को देना होगा। आप ये कैसे कह सरकार चली जाएगी? पार्टी की कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता, पूरी पार्टी इसकी ये कहना बेसिकली गलत है। इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि रख लेंगे, वो आप फैसला भी कर लिए कि वो गुनाहगार भी है। आपने कैसे कर लिया कि वो गुनाहगार है? बार बार सुप्रीम कोर्ट तमाम में कह रहा है कि जेल जो है वो एक्सेप्शनल होना चाहिए, और बेल जो है वो तुरंत इमीडिएट ऑप्शन होना चाहिए। आदमी को तुरंत बेल चाहिए और को जेल भेजना रहा है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, 30 दिन पहले तो 14 दिन हिरासत होती थी, ये 30 दिन की न्यायिक हिरासत, और 30 दिन आप चाहते हैं सरकार गिर जाए। क्यों? अगर मुख्यमंत्री जेल गया है तो आप सिर्फ ये कानून बने कि भाई विदिन वीक, विदिन 15 डेज आपको एक दूसरे व्यक्ति को बनाना पड़ेगा, केयर टेकर बनाना पड़ेगा, या कुछ करना पड़ेगा। एक यही सवाल एक टेलीविजन चैनल पे पूर्व कानून मंत्री जो अपने रविशंकर प्रसाद जी हैं, उनसे पूछा गया, और उसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल यह भी था, उसके दिमाग में है, अभी सत्येंद्र जैन को आपने 1.5 1.5 साल 2 साल पता नहीं कितने दिन जेल में रखा, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि मामला क्लीन है। नहीं है, ये बताइए, तो जेल गए हुए दिनों को, 2 साल को आप लौटा देंगे क्या? जुडिशरी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 1 दिन की हिरासत भी अपमान है, कि भी जेल किसी की इज्जत को तार तार कर देती है, सामाजिक प्रतिष्ठा को डुमेल और कर देती है। जी ओंकारेश्वर जी, लौट रही हूँ बार बार, थोड़े सिग्नल्स में आपकी प्रॉब्लम है, तो बार बार आवाज आपकी बहुत ज्यादा बीच में ब्रेक हो रही है, बट आई एम कमिंग बैक टू यू। मेरा सवाल पे ये है कि हम ये देख रहे हैं लगातार कि कैसे डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है अरुण जी, क्योंकि जिस आईटी कानून की बात अभी ओंकारेश्वर जी कर रहे थे वो कितना डेंजरस है। आप पेगासस लेकर आते हैं, अब आप ये कानून लेकर आ रहे हैं, यानी कि कोई डर का ऐसा माहौल आप पैदा कर दें कि कोई अपना लब ना खोल पाए, कोई जबान ना खोल पाए, कोई बात ना कह दे। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि
इतना मत डराओ कि डर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अब वो डर जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। आप एसएससी के छात्र जो है सड़कों पर आते हैं, आप रात में उनको लाठी डंडों से आप पीटते हैं, टीचर्स को आप पीटते हैं, यानी कि आप वैसे भी पेपर लीक होते हैं, इससे तमाम चीजें आप लगातार जो लोग हैं उनको पढ़ाई से आप दूर कर रहे हैं ताकि वो आपसे सवाल ना पूछ सकें। और दूसरी तरफ आप इस तरह के कानून चोर दरवाजे से एक तरह से लेकर आ रहे हैं, और आपके मेरे किसी के भी मेल है, हमारी प्रिवेसी है, वो तो आप सरे बाजार दिखा देंगे। देखिए, जो अभी पांडे जी कह रहे थे, आवाज थोड़ी गड़बड़ हुई, मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ाता हूँ। अभी जो संशोधन विधेयक लाए हैं ये, उसमें आप पहले यही देखिए कि बीएनएस में इन्होंने एक प्रावधान किया कि 90 दिन तक पुलिस आपको ऐसे ही कस्टडी में रख सकती है। एक तरफ आपने वो कानून बना दिया कि 90 दिन तक बिना जमानत, बिना कुछ के, बिना चार्जशीट के आप रहेंगे अंदर, फिर इधर 30 दिन ला रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आप कभी भी किसी भी दिन इसका दुरुपयोग करेंगे। और जब आपके पास 90 दिन का टाइम है तो 30 दिन क्या होता है, क्या 31 दिन, वो 90 दिन तक रखेंगे। हाँ, जब आपने कानून में ये प्रावधान किया था कि 90 दिन की अवधि तक जब वो थानेदार आपको रख सकता है कैद में, तो उतना समय तो रखते, लेकिन नहीं। दरअसल क्या है कि इनका जो इरादा है, इनकी मंशा है कि ये अपने विरोधियों को डराना चाहते हैं, उनके ऊपर एक तलवार लटका के रखना चाहते हैं। देखिए, पहली चीज तो अभी तक देश में देखा हमने कि जहां 10-5 कम है, खरीद लो, सरकार बना लो, पूरी की पूरी पार्टी इधर से उधर कर लो। मध्य प्रदेश में देखिए, चलती सरकार गिरा दी। अभी सांसद खरीद लेते हैं, विधायक खरीद लेते हैं। उसमें अजित पवार का उदाहरण सबसे सामने, कहा तो उनके लिए चक्की पीसिंग हो रहा था, और कहा पुणे के मंच पे प्रधानमंत्री उनका कंधा ठोक रहे थे जब वो उनके मंच पे आ गए। तो ये जो चीज है, और इससे भी खतरनाक चीज है, कानून कितने बदलाव इन्होंने किए हैं लगातार, और वो सब जन विरोधी हैं। एक कानून पहले की सरकार लाई थी जिसने हमें ये हक दिया था कि हम पूछ सकें, जान सकें, सूचना का अधिकार। आज क्या हालत है, कोई जवाब नहीं मिलता, कोई वो नहीं बचा है। सबसे एक बड़ा एक टूल दिया था कांग्रेस की सरकार ने या यूपीए की सरकार ने, वो खत्म कर दिया इन्होंने। जो ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी की बात हो रही थी, सबसे बुरी चीज बुशरा जी ये है कि इन्होंने जुडिशरी के भीतर जो अपनी घुसपैठ की है। अभी आपका याद होगा, थोड़े दिन पहले मुंबई में हाईकोर्ट के लिए एक जज नियुक्त की गई, वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थी। इसके अलावा देखिए कैसे गोगोई साहब फैसला देते हैं इनके पक्ष में और सीधे राज्यसभा चले जाते हैं। कलकत्ता के एक हाईकोर्ट के जज वो इनके पक्ष में बोलते हैं और उसके बाद तत्काल इस्तीफा देते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। ये कर क्या रहे हैं? इन्होंने सारी संस्थाएं, वो संस्थाएं जो हमारे प्रजातंत्र का, जो लोकतंत्र का जो अधिक आधार थी, उनको सबको कमजोर किया है। सब संस्थाओं को एक तरह से ध्वस्त कर दिया है, कोई फर्क नहीं रह गया है। अब बताइए, ये हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं और आईपीएस अफसर बैठ के सड़कों पर कांवड़ियों के पांव दबाते हैं, लेकिन वहीं आप नमाज नहीं पढ़ने देते लोगों को। आप कलेक्टर जो है कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। ये सब क्या कर रहे हो आप? ये देश जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म एक जाति का नहीं है, ये सबका है। और दूसरा जो है, इस देश में सभी धर्मों के लोग अभी तक, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो बार बार कहते हैं मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आजादी के बाद केरल से लाके लोग यहाँ गांव बसाया गया था भोपाल के पास, केरल के लोग अभी भी वो रह रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए इंटरचेंज किए गए थे कि वो हम एक दूसरे के नजदीक जाएं, समझें। ये क्या कर रहे हैं कि आज हैदराबाद में उठ रहा है मारवाड़ी छोड़ो, अहमदाबाद में मारपीट के बंगाली बोलने वालों को निकाल दिया, ये बांग्लादेशी है। क्या भाषा से देश बदल जाएगा? ये हर तरह की चीज। और इसको बढ़ावा किसने दिया? कपड़ों से पहचानने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, गृह मंत्री के भाषण ले लीजिए, बाकी नेताओं को छोड़ दीजिए। गिरिराज सिंह जैसे लोगों की तो बात ही मत करिए। जब प्रधानमंत्री वो सब बातें करते हैं और किसी भी स्तर तक जाते हैं, तो इसमें फिर किससे उम्मीद करेंगे आप? इन्होंने कोई उम्मीद का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। एक संस्थान होता था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति की जो गति हुई है, जिस दशा को वो प्राप्त हुए, हम लोग देख रहे हैं, भी बात भी कर रहे हैं। और राष्ट्रपति महोदया जब 240 के बहुमत के बाद नरेंद्र मोदी जाते हैं राष्ट्रपति भवन, तो वो उनको दही चीनी खिलाती हैं। भाई, आप
सब क्या है ये? धीरे 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 जो बैकडोर से हिंदू राष्ट्र का जो खेल था वो इन्होंने वहां पहुंचा दिया है कि आज हम आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे आज अलग अलग राज्यों में जो चीजें हुई हैं। भाई अहमदाबाद में ये बात कि बंगालियों को भगा दो, महाराष्ट्र में बिहारियों को भगाया जा रहा है, यूपी वालों को भगाया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इसका अंदाजा, मैं ये बात कहता हूं, हमारे मित्रों का कहना है कि ज्यादा कड़वी है। भाई आप नरेंद्र मोदी जी, आपको आगे आपकी पीढ़ियां नहीं आने वाली हैं, पर हमारे बच्चे कैसे रहेंगे ये इस उसमें हमें डर लगता है। आपने इतना जहर बो दिया है देश के भीतर, जहां आपको लड़ना है, चीन को आप जवाब नहीं दे पाते, पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर करके लड़ाई ट्रंप ने रोकी, आप नहीं बोले, लेकिन देश के भीतर जो 25 करोड़ मुसलमान रह रहा है उसको आप रोज डरा रहे हैं। जहां तक आपने देश को पहुंचा दिया है वहां से वापस सही स्थिति में लौटने में दशकों लग जाएंगे, लेकिन इन्हें परवाह नहीं है। ये उस शहर को रोज बढ़ा रहे हैं, रोज बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अरुण जी, बिल्कुल। आप एक तरह से ये हम सब की व्यथा है जो आप अपने अल्फाज में यहाँ पर बयान कर रहे हैं। हेट जो है वो कितनी मेन स्ट्रीम हो गई है इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि अगर अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में अगर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जहां वो विजन देश के सामने रखे हैं, वो बताएं कि घुसपैठियों को कहां से और कैसे पकड़कर लेकर आएंगे, कैसे उनको भगाया जाएगा, कैसे डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो रही है। होम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर अखिलेश यादव से कहें कि इसलिए आपको तकलीफ हो रही है आतंकवादियों के मजहब की वजह से, तो आप सोचिए कि हेट को कितना मेन स्ट्रीम जो है वो कर दिया गया है। लास्ट 30 सेकेंड ओंकारेश्वर जी आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं कार्यक्रम समाप्त करूंगी जी। बात अरुण जी ने कहा कि ये जो है एक्स जजेस को टिकट देने के मसले पे लोग विपक्ष के और नहीं मेंबर ऑफ बनाना चाहिए। आई एम सॉरी ओंकारेश्वर जी, आपको मुझे रोकना ही पड़ेगा, आपको मुझे रोकना ही पड़ेगा। बिल्कुल आपकी जी आवाज जी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही। आई एम रियली सॉरी। दर्शक और हम सब आपको सुनना चाहते थे, लेकिन सिग्नल्स का क्या कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें जो अभी सामने रखी गई हैं वो देखने और समझने की जरूरत है, और आगे राजनीति किस तरह से बदल रही है वो भी अब सबके समझ में आ रहा है। नैरेटिव बदल रहा है और जो एजेंडा चलाने वाले उनके एजेंडे नहीं चल रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। ओंकारेश्वर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी, नमस्कार।